हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट, जिसमें आपका है स्वच्छ भारत। तो जिन भी स्टूडेंट्स का स्वच्छ भारत है, आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम स्वच्छ भारत में जितना भी यूनिट 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट वाइज आपके लिए क्लास चलेगा। प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं यूनिट वाइज। तो चलिए आज का इस क्लास को हम यूनिट 1 को शुरू करते हैं। पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया है, वो कौन सी तारीख थी जब महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में आंतरिक स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया था। इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से आपको देख करके टिक लगाना है। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1925। दूसरा सवाल पूछा गया है, महात्मा गांधी के अनुसार सबसे पहले किस चीज को बढ़ाने की जरूरत है। तो सही आंसर हो जाएगा आंतरिक सफाई। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए स्वच्छता को अनिवार्य क्यों माना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी के अनुसार किस संगठन में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है। तो पहला ऑप्शन है सरकार, दूसरा व्यक्तिगत सदस्य और तीसरा है प्रबंधन और चौथा है जनता। इसमें से आपको देख करके बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पूछा गया है, बापू के अनुसार अच्छे विचार के लिए क्या आवश्यक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है, बापू के अनुसार समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। अगला सवाल पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के लिए महात्मा गांधी की जयंती किस वर्ष में चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2014। अगला सवाल पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न मैं गंदगी करूंगा न मैं गंदगी करने दूंगा। अगला सवाल पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी की जयंती पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में हरे झंडे का क्या महत्व है। तो स्वच्छता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अगला सवाल पूछा गया है, महात्मा गांधी के अनुसार आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वच्छता। अगला सवाल पूछा गया, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अच्छी आदतों की प्रासंगिकता क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा अच्छी आदतें व्यक्ति के चरित्र को आकार देती है। अगला सवाल पूछा गया है, सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छता बीमारियों को फैलाने से रोक। अगला सवाल पूछा गया, कुछ देशों में सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक कार्य क्यों माना जाता है। तो सही आंसर है थूकना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया, स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर है खुले में शौच करने वाले की संख्या कम करना, यही इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा उद्देश्य खुले में शौच को कम करने पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुले में शौच करने वाले लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण करवाना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सतत विकास के संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल पूछा गया है, स्वच्छ भारत
मिशन अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहलू पर केंद्र। अगला सवाल पूछा गया है, कुछ देशों में सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक कार्य क्या माना जाता है? तो थूकना। अगला सवाल पूछा गया, स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इसका उद्देश्य ये है कि खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या कम हो। अगला सवाल पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा उद्देश्य खुले में शौच को कम करने पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया, सतत विकास के संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, स्वच्छ भारत मिशन अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया, स्वच्छ भारत मिशन के सामाजिक प्रभावों में से एक क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल पूछा गया है, महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा से स्वच्छता के संबंध में क्या करने को कहा? तो लिपिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शौचालयों को साफ करने के लिए कहा। अगला सवाल पूछा गया है, महात्मा गांधी ने कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की जब कस्तूरबा ने लिपिकों के शौचालयों की सफाई पर अपनी घृणा दिखाई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है, किस समुदाय ने महात्मा गांधी और एक अछूत दंपति को खारिज कर दिया जो साबरमती आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया, स्वच्छ भारत अभियान में ग्राम पंचायत की एक भूमिका क्या है? तो गांव के सभी क्षेत्र में स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं का विनिमय और पर्यवेक्षण करना। अगला सवाल पूछा गया है, ग्राम पंचायत के अनुसार स्वच्छता को विनियमित करने और देख रेख करने में कुछ कार्य शामिल है। तो वो है ये, शौचालय निर्माण, नाली की सफाई, कचरा निपटाना और जल शोधन करना। अगला सवाल पूछा गया है, ग्राम पंचायत द्वारा बताए गए गांवों में शौचालय निर्माण का एक लाभ क्या है? एक लाभ क्या है? यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे होगा लाभ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला पूछा गया है सवाल कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत के किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है? तो वह है जागरूकता कार्यक्रम। अगला सवाल पूछा गया है, कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्वच्छता के महत्व के बारे में किसे शिक्षित करती है? तो वह है गांव के लोगों को। अगला सवाल है, स्वच्छता ग्राम समिति की स्थापना कौन करता है? वो करते हैं ग्राम पंचायत। अगला सवाल पूछा गया है, स्वच्छता ग्राम समिति क्या है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, बताना है। तो स्वच्छता ग्राम समिति क्या है? एक समिति जो स्वच्छता से संबंधित योजनाओं को प्रोत्साहित करती है और उनके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त नीतियाँ तैयार करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, स्वच्छता से संबंधित जानकारी और लागत के संबंध में ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या करती है? तो वे इसका प्रबंधन करते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है, स्वच्छता अभियान में ग्राम पंचायत किसे शामिल करती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, समुदाय के सदस्य को। अगला सवाल पूछा गया है, ग्राम पंचायत अपने स्वच्छता अभियान में समुदाय के सदस्य को क्यों शामिल करती है? सभी को स्वच्छता के लिए मिलकर काम करने का मौका देने के लिए शामिल करती है। अगला सवाल पूछा गया है कि ग्राम पंचायत स्वच्छता से संबंधित किस तरह की रिपोर्ट तैयार करती है? तो वह स्वच्छता से संबंधित रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है कि ग्राम पंचायत किसको अभियान की प्रगति की जानकारी प्रदान करती है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य और केंद्र सरकार को। एक बात आप सभी से कहना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत अगर टिक बता देंगे हम आंसर, यहाँ पे अगर गलत बताया जाएगा तो आपको क्या करना है कि सही आंसर कमेंट में ज़रूर बता देना है।
चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी क्या नहीं है? तो वो है संगीत समारोह का आयोजन। ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता से संबंधित लागतों पर नजर रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है ग्राम पंचायत। अगला सवाल पूछा गया है ग्राम पंचायत के अनुसार स्वच्छता अभियान में समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो वो है स्वच्छता बनाए रखने के सभी को भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता। उपयुक्त कथन को कौन कहा था? तो वो कहे थे महात्मा गांधी। अगला सवाल है किसका विचार था कि यदि मन स्वच्छ नहीं होगा तो अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार विचार आना असंभव है? तो कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला सवाल है आंतरिक स्वच्छता की महत्ता को पत्रिका में रेखांकित किया था बापू ने 10 दिसंबर 1925 को। तो किस के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था यंग इंडिया के द्वारा। सवाल है 25 अप्रैल 1929 को यंग इंडिया पत्रिका में किसके द्वारा यह टिप्पणी की गई कि हम अपने घरों से गंदगी हटाने में विश्वास करते हैं परंतु हम समाज की परवाह किए बगैर इसे गली में फेंकने में भी विश्वास करते हैं? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो अगला सवाल पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया 2 अक्टूबर 2014 में। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल पूछा गया है किसने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन राजनीति से परे देशभक्ति से प्रेरित है? तो कहा गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते स्वच्छता के प्रति हमारा क्या फर्ज बनता है? तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि गंदगी न फैलाए और न फैलाने दे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया है कि ग्रामीण सैनिटरी मार्ट क्या है? तो एक आउटलेट जो ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी का सामान बेचता हो। अगला सवाल है प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होते हैं। अगला सवाल पूछा गया है पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो वो है ऐसे कंटेनर में रखना जिसका ढक्कन टाइट हो, गर्दन संकीर्ण हो। अब अगला सवाल पूछा गया है पिट शौचालय कुएं से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत को पानी एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपने का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सही ढंग से प्रयोग करने पर निम्नलिखित में से किसके पानी पीने के लिए सुरक्षित बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कीटाणुओं के फैलाने में मदद करती है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है भारतीय गांवों में किस प्रकार का शौचालय सबसे उपयुक्त एवं किफायती है? तो सही आंसर हो जाएगा पिट शौचालय। अगला सवाल है अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पानी में निम्नलिखित में से कौन से स्रोत दूषित हो सकते हैं? तो है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मल संबंधों अपशिष्ट के निस्तारण का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि ग्राम जल
और स्वच्छता समिति का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत की एक उप समिति। अगला सवाल है, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? तो वो है उपयुक्त सभी की। अगला सवाल पूछा गया है, ग्रामीण अपशिष्ट के निस्तारण का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि गोबर का निस्तारण करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो अगला सवाल पूछा गया है, यदि साबुन उपलब्ध न हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले किन अन्य उत्पादों का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है केवल पानी या फिर राख। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे छूट गया है, आपको इसमें लिख लेना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेत और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी और सी दोनों। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सही आंसर हो जाएगा राख और रेत दोनों। अगला सवाल पूछा गया है, अपशिष्ट को किन किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? जिसको आपको यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखना है। पहला दिया गया है ठोस अपशिष्ट, दूसरा है तरल और तीसरा है सूखा और चौथा है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और पांचवा है नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। तो आपको बताना है इनमें से किन किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 में या फिर 2 3 4 में या फिर 1 2 3 4 में। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन दिया गया है, इस सभी भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है, घरों, कारखानों और अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट किस अपशिष्ट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो वो किया गया है ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वैसा अपशिष्ट जो जल संयंत्र, घरों आदि से आने वाले कोई भी द्रव आधारित अपशिष्ट को किस अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल अपशिष्ट। अगला सवाल पूछा गया है, अपशिष्ट किस किस को प्रभावित करता है? तो वो करता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को करता है, समाज को भी, स्वास्थ्य को भी और पारिस्थितिक तंत्र को भी। तो अगला सवाल है कि वैसा अपशिष्ट जो किसी भी रूप में तरल या द्रव नहीं होता है किस अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो किया जाता है सूखा अपशिष्ट के अंतर्गत। अगला सवाल है कि कोई भी अपशिष्ट कार्बनिक द्रव, डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन द्वारा संश्लेषित किया जा सकता किस अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया गया है? जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा कार्बन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला सवाल पूछा गया है, वैसा अपशिष्ट जो कार्बनिक द्रव, कार्बनिक डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है किस अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है कि प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2016 के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग कितना मिलियन टन अपशिष्ट का उत्पादन होता है? तो होता है 62 मिलियन टन। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके कितने प्रकार के बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है? तो वो है 22। अगला सवाल पूछा गया कि वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाली सबसे प्रचलित विधि का नाम बताएं जिसके अंतर्गत शहरों के आसपास के खाली स्थान में अपशिष्ट को एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया है कि किस विधि में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख में न बदल जाए?
तो है ऑप्शन नंबर। तो अगला सवाल पूछा गया है अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है किस नियम के तहत भवन निर्माण व उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर लागू होते हैं जहां अपशिष्ट का निर्माण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किए गए शौचालय निर्माण से किसे लाभ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा गांव के लोगों को। तो अगला सवाल पूछा गया है कि किस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत निर्माण उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्ता, उपचारकर्ता, उपयोगकर्ता आदि पर लागू होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया है कि ग्राम पंचायत यह कैसे सुनिश्चित करती है कि गांव के सभी क्षेत्र स्वच्छ हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एसबीए ग्रामीण के लिए अनुदान कौन प्रदान करता है। तो वो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अगला सवाल है कि एसबीए शहरी की देखरेख कौन करते हैं। तो वो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला सवाल है स्वच्छ भारत अभियान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वो किया गया है 2 भागों में। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल और स्वच्छता के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। अगला सवाल है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की प्राथमिकता भूमिका क्या है। तो वो है शहरी स्वच्छता के लिए नीतियाँ और योजनाएं तैयार करना। अगला सवाल है कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय किस मिशन के लिए विशेष रूप से नीतियाँ और योजनाएं तैयार करता है। वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय की तैयार नीतियों और योजनाओं का उद्देश्य किस क्षेत्र का विकास करना है। तो वह है शहरी क्षेत्र। अगला सवाल है कि नीति तैयार करने के अलावा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय विभाग का एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो वो है ग्रांट प्रबंधन करना। अगला सवाल है कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय किसको अनुदान प्रदान करता है। तो वह है शहरी क्षेत्र को। अगला सवाल है कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों को ध्यान देने का क्या उद्देश्य है। तो वो है ऑप्शन नंबर। सवाल पूछा गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय क्या करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय का शहरों में निगरानी करने का उद्देश्य क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय लोगों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने में कैसे योगदान देते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी सहायता। अगला सवाल पूछा गया है स्वच्छता के लिए, एक मिनट, तो सवाल पूछा गया है कि स्वच्छता के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों और नए उपायों। सवाल पूछा गया है स्वच्छता के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों। तो अगला सवाल पूछा गया है कि स्वच्छता के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों और नए उपायों के प्रसार के लिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय किसके साथ सहयोग करता है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत किन क्षेत्रों में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने का क्या महत्व है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान का कौन सा पहलू स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक। अगला सवाल पूछा गया है स्वच्छता के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों और नए उपायों के प्रसार के लिए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय किसके साथ सहयोग करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत
किन क्षेत्रों में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है? तो वह शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने का क्या महत्व है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो चलिए अगला सवाल पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान का कौन सा पहलू स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सवाल पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान के प्रासंगिक सुधारों के तहत किस तरह के बदलाव लागू किए जाते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कितने प्रकार के कचरे को वर्गीकृत किया गया है? तो वो किया गया है 3 प्रकार के। अगला सवाल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार अलग अलग डिब्बे में कचरा स्टोर करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है कचरा जनित्र की। अगला सवाल पूछा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोग शुल्क कौन निर्धारित करता है और एकत्र करता है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हितधारकों में से एक के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में किस मंत्रालय का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल पूछा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में हितधारक के रूप में और किसका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 21वीं सदी में राज्य सरकारों और स्थानीय नगर पालिकाओं के लिए क्या एक महत्वपूर्ण चुनौतियां बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है कि विशेषज्ञों के अनुसार कचरे का संदर्भ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया है, कचरे को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि ठोस अपशिष्ट के तहत क्या शामिल है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है कि गीला कचरा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल पूछा गया है, गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कचरा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कचरा शब्द का अर्थ होता है ये, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के कचरों को तोड़ा जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारत में कचरे का अनुमानित दैनिक उत्पादन क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल पूछा गया है, गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कचरे शब्द का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के कचरे को तोड़ा जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारत में कचरे का अनुमानित दैनिक उत्पादन क्या है? तो वो है 50 लाख टन। अगला सवाल है कि अपशिष्ट के लिए कौन सा शब्द है जिसे जीवित जीवों द्वारा जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि शहरीकरण के साथ साथ क्या क्या बढ़ा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भारत में अधिकांश शहरी स्थानीय कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला सवाल पूछा गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार क्या अनिवार्य है? तो सही आंसर हो जाएगा कचरा पृथक्करण। सवाल पूछा गया अधिकांश नगर पालिकाओं ठोस कचरे को कैसे संभालती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है कि खुले डंप स्थलों। सवाल पूछा गया है अधिकांश नगर पालिका ठोस कचरे को कैसे संभालती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि खुले डंप स्थलों पर कचरे को डंप करने से कौन सा बड़ा मुद्दा उठता है? 1 मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया है कुछ विशेषज्ञों के अनुसार डंप साइटों के लिए और क्या जिम्मेदार है? सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। अगला सवाल है कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवंटन किया जाता है धन का अधिकांश हिस्सा कहाँ खर्च होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का गठन कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाले कि डंप साइट के पास रहने वाले लोग कैसे प्रभावित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऊपर के सभी। तो सही अगला क्वेश्चन पूछा गया है जो कचरा नियमों के अनुसार अलग अलग नहीं किया जाता है उसका क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सवाल पूछा गया है शहरीकरण के साथ ठोस अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि क्यों हो रही है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी, खपत। सवाल पूछा गया है शहरीकरण के साथ ठोस अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि क्यों हो रही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला सवाल पूछा गया है कि अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के कारण क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया है कुछ विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि अपशिष्ट प्रबंधन वित्त पोषण संबंधित एक अतिरिक्त समस्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया है कि भारत के अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में श्रमिकों का बहुमत कौन बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया है कि कई विशेषज्ञों के अनुसार अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन से क्या होता है? तो सही आंसर है वायु प्रदूषण होता है। तो अगला सवाल पूछा गया है कि उचित कचरा पृथक्करण का पालन आमतौर पर बड़े पैमाने पर क्यों नहीं किया जाता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2060 द्वारा अनिवार्य किए जाने के बावजूद भी नहीं किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया है कि आवासीय क्षेत्रों के पास अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कारण एक महत्वपूर्ण समस्या क्या है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगला सवाल पूछा गया है कि कचरा प्रबंधन में शामिल अनौपचारिक श्रमिकों में अक्सर क्या कमी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यूनिट 1 में जितना भी ऑब्जेक्टिव था तो टोटल 135 ऑब्जेक्टिव था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी नॉइज़ भी पीछे से आ रहा था, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम कितना मना करेंगे किसको किसको, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इतना ज़्यादा बच्चा पीछे से हल्ला करता है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी के लिए अगर हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो तो आप सभी को करना क्या है कि इस वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे यूनिट 2 से।